મારી માસી માસા મારા નાના નાની એ જે ટેણીઓ છે કહાન એ બી લાગેલો હતો સાથે સાથે. સ્વિગીના ડ્રાઈવરને નંબર પૂછા આઈડી બોલો. ઇટ વોઝ અ ટીમ એફર્ટ. અમે લોકોએ આખી ફેમિલીએ 7 જણાએ મળીને બધાએ ઓર્ડર્સ કાઢ્યા. મારા નાના ઓર્ડર લખે, નાની ઓર્ડર પેક કરે અને મારી માસી ડ્રાઈવરનો ઓર્ડર આપે. હું ને મમ્મા 2 જણા બધું સંભાળીએ કે અંદર કઈ રીતે ચાલે છે. મલ્ટિપલ લોકો આવે, પાણી પીવડાવે બધાને, કારણ કે ડ્રાઈવરને અમારું એક હંમેશાનું એક એવું હતું કે અમે પાણી તો આપતા જ હતા. हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात में. आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों को हमने कहीं देखा हुआ है. तो हाँ, आपने सही गेस किया. आपने इनको देखा होगा शार्क टैंक सीजन 2 के एपिसोड में. हमारे साथ है आज पायल पाठक और सोहम पाठक, जो कि फाउंडर है सिंपली सलाड वे. तो आज हमारे साथ वो उनका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उन्होंने कैसे सिंपली सलाड की उनकी जो पूरी जर्नी रही, उनके जो बिजनेस एक्सपीरियंसेस रहे, तो वो पूरी बात हम आज करने वाले हैं. तो हाय सोहम, हाय पायल. हेलो. तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शार्क टैंक का. तो एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अनबिलीवेबल था. और आज भी हम यहाँ बैठे तो हम ये चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि हम वहाँ जाके आए, हमने डील ले ली और साथ ही साथ हमने इतने बड़े लेवल पे अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट किया. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. एंड हमने नहीं सोचा था कि हमारी जैसी ऐसी छोटी ब्रांड शार्क टैंक जैसे बड़े स्टेज पे भी जा सकती है. बट वी आर ग्रेटफुल कि वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी. एंड मैंने शार्क टैंक के पहले ऐसा था कि मम्मा को बूस्ट किया था कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है. और फिर जब जाने की टाइम आई तो मेरी सांसें चढ़ने लगी. तो वो एक होता है. और फिर मम्मा ने मुझे काम किया कि डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा, मिले तो ठीक है, नहीं तो वी आर गुड. तो उसके बाद में थोड़ा अपलिफ्ट हुआ और उसके बाद हम दोनों ने जो अब किया पूरे नेशनल टेलीविजन में सबके साथ. यस, एग्जैक्टली. अमन. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं तो बोलता हूँ लाइफ में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए. भले आपको डिफ़िकल्टी होगी, थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोफाइल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, काफ़ी लोगों से मिलना पड़ेगा. बट अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो शार्क टैंक इज़ अ ईजी रोड. ओके, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, बेसिक प्रोसेस हम ऊपर ऊपर से बता सकते हैं. सो आई विड लाइक मम्मा स्टार्ट करे पहले. तो फॉर्म कैसे आया था? कोविड का टाइम था और हम दोनों को कोविड हुआ था और अलग अलग रूम में थे. और सो हमने पूछा कि ऐसे फॉर्म आया है और भरना है. तो वही सब मदर जो बोलते हैं वही कि अगर पैसे भरने के हैं तो मत भरना. उस तरह से मतलब उसने बोला कि नहीं पैसे नहीं भरने के मम्मा, अप्लाई करना है. फर्स्ट राउंड गया, सेकंड राउंड गया और थर्ड राउंड में जब हमें मतलब वीडियो भेजना था और मुंबई जाने की बारी आई, तब मैंने उसको बोला कि अब मुझे दिखा कि शार्क टैंक होता क्या है. मैंने तो एक भी एपिसोड नहीं देखा था तब तक. और फिर ऐसा देखा कि सोहम ने भी उतनी बार नहीं देखा था. सो उसमें जो सीज़न 1 में जो फूड पे जो आए थे लोग और उन्होंने कैसे वहाँ पे प्रेजेंट किया था, वही सब मैंने देखा. और हमारा बिजनेस घर से था, ऑर्गेनिक वे में बढ़ा था, तो जो हमारा था वही हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया था. ओके, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई बिफोर शार्क टैंक और आफ्टर शार्क टैंक. आफ्टर शार्क टैंक मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिफोर शार्क टैंक हमारा एक छोटा सा बिजनेस था घर से. लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था. एक तो हेल्दी फूड लोग जल्दी पसंद नहीं करते हैं और वो एक्सेप्टेंस नहीं था. और अहमदाबाद जैसे रिस्ट्रिक्ट मार्केट में तो सलाद बेचना बहुत महंगा है, बहुत हार्ड है, जहाँ पे दाबेली और वड़ा पाव इजीली बिक जाते हैं. हाँ, गुजरात की और जो भी कंज्यूमर्स है उनको हाँ. चटपटा या फिर ऐसा तीखा खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. हाँ. फूडीज है. हाँ, फूडीज है. Yes. अभी वो हेल्थ अवेयरनेस यहाँ पर उतनी कम ज़्यादा है. नहीं. हाँ. सो हमें उसमें वो हेल्प हुआ कि लोगों को भी पता चला कि हाँ ये मैजिक सलाड है, हमें ट्राई करना है. सो एक कल्चर चेंज हुआ, वो हमने देखा. ओके. दूसरा हमें एक रिस्पेक्ट मिली, एक अलग ही लेवल का हमें एक मिला प्रोफाइल हमारा, जो एज अ सिंगल मदर मिलना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. सो वो जब सब चीज़ें आप जब फील करते तो अच्छा लगता है. ग्रेट. तो अभी हम शुरू करते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था आपकी सिंपली सलाड की जर्नी और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे. तो ये सबसे पहले तो किसका आइडिया था कि अहमदाबाद जैसे एरिया में, जैसे मैंने बताया कि ऐसे स्पाइसी फूड चलता है, क्योंकि फूड के तो बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही हैं और मोस्टली उसमें से सब वो फास्ट फूड जैसे बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, उस पर ज़्यादा फोकस है. तो वो आप
वो भी कर सकते थे, लेकिन आपने सैलड चुना, तो उसके पीछे का किसका आइडिया था? सो कोविड से पहले मेरा पीजी का बिजनेस था, जो टोटली शट डाउन हो गया था ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि Okay. वो और एक अनसर्टेनिटी थी कि बच्चे कब आएंगे वापस पढ़ने के पीजी लिए। मीन्स पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट। यस, गर्ल्स। और गर्ल्स का था और 150 लड़कियां थी मेरे पास। सो वो सब मतलब पूरा एक बिजनेस ख़त्म ही हो गया था। और कुछ सोच रहे थे कि 3 महीने तो हमने वेब सीरीज़ और वो सब देख लिया, टाइम निकाल लिया, पर अब कुछ करने की बारी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे। और हमने देखा हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफ़ी आ रहे थे, तो सोचा कि फूड का ही कुछ करते हैं। पर फूड का फिर क्या करें, क्योंकि वो सब करते वो नहीं करना था, थोड़ा अलग करना था। और मैं 3 साल तक मेरे वेट लॉस जर्नी में थी, तब मैंने मेरे ऊपर सलाद के काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि मैं फूडी और मुझे सलाद खाने का बोला अगर किसी ने, तो मैं नहीं खा सकती थी। तो मैंने काफ़ी उसमें इनोवेशन लाया था। सो वेट लॉस तो हुआ नहीं, पर वो रेसिपी क्रिएट हो गई जो आज बिजनेस में काम आ रही है। तो वही चीज़ को हमने अप्लाई किया हमारे बिजनेस में, और मैं तब सलाद बाउल्स मंगाती थी। तो मुझे वहाँ पे जो जो चीज़ें मिसिंग लग रही थी कि उसमें फ्रेशनेस नहीं है, उसका इंग्रेडिएंट देख के मुझे लगता था कि कल बॉयल हुआ है एज अ शेफ। तो वो सब चीज़ों में मैंने ध्यान रखा कि नहीं, अगर मुझे किसी का हेल्थ बेटर करना है तो मुझे उनको फ्रेश ही उनके डोर स्टेप तक पहुँचाना है, जो चीज़ अहमदाबाद में अभी तक किसी ने नहीं की है। सो हमने उसी से स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे आज भी उठना पड़ता है, 4-5 ऑर्डर थे तभी भी सुबह 4 बजे ही उठते थे। और सुबह हमारे 8:30-9 बजे तक हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे जो रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं वो चलते हैं। सो आइडिया तो ऐसा ही था कि सोर्स ऑफ इनकम होगा और घर चलेगा, 4-5 ऑर्डर आएंगे, और आज हम आराम से 150-200 ऑर्डर करते हैं दिन में। ओके, Yeah. ग्रेट। एंड दैट इज़ बिकॉज कि आज हम नेशनल टेलीविजन पे आए, पर उससे पहले भी हम उसके आधे गुना ऑर्डर कर लेते थे इजीली। और उसका रीज़न यही था कि आज आपने खाया, आपको हेल्दी शायद इतना आपके क्वोशंट में नहीं है, पर आपको हेल्दी, मैं आपको बोलूँ आप स्प्राउट्स खाओ, आप बोलोगे नहीं यार बोरिंग है। तो मैं आपको बोलूँ स्प्राउट सलाद, एक क्रैनबेरी चटनी, एक बेसिल मिंट चटनी, उसके साथ एक मल्टीग्रेन मुरमुरा, पूरा मैं आपको बोलूँ कि आपको भेल बना के खाना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आई कैन गिव इट अ ट्राई। और कोई फूडी होगा वो तो एक्सेप्ट कर भी लेगा। सो हमने ऐसे ही हमारे सैलेड्स को एक इंडियन टच दिया। अब हमारी मम्मी हमारे लिए यही करती थी, जब हम बाहर का पिज़्ज़ा खाने के लिए बोलते थे तो वो घर पे पिज़्ज़ा बना देते थे, तो वो भाकरी पिज़्ज़ा, तो उसको इंडियन टच देना। तो हमने दोनों ने यही किया कि हमारे सैलेड का यूएसपी आज क्या है, तो वो है इंडियन टच, जो दूसरों से अलग है। वही उसके कारण आज हम शार्क टैंक पे वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न हम जा पाए। एक दूसरा ये था कि वी आर अ मदर सन डू, तो वो तो था ही, पर इज इट सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम और इज सॉल्विंग अ स्मॉल प्रॉब्लम? सो इफ इट्स सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो इंडियन ऑडियंस जो टीवी देख रही है उसको ज़्यादा हिट करेगा। अगर वो छोटा प्रॉब्लम है तो वो लोग आगे आपको नहीं जाने देंगे। मतलब कितना बड़ा मार्केट आप कैप्चर कर Exactly. सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको आगे ले जाएंगे कि नहीं। एग्जैक्ट। ओके। तो जैसे आपने बताया कि मदर एंड सन डिओ जो है आपका, हाँ जी। तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि हम दोनों कोई बिजनेस करना चाहिए, या फिर आप कोई दूसरे बाहर से भी ढूंढ सकते थे, क्योंकि सो हम अभी उसकी पढ़ाई भी चालू है। हाँ। सो जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट सेकंड वेव चल रहा था उस टाइम पे, और घर में हम दो ही थे। ओके। तो वहीं से टीम बनी। Yes, और yes. एक लड़का था जो मतलब हमें हेल्प कराता था, तो उसी हिसाब से मतलब टीम बन गई कि वो हम फाउंडर बन गए, वो को फाउंडर बन गए। ओके। और मैंने रेसिपी पार्ट और ये सब पार्ट देख लिया, और उसने सोशल मीडिया और वो सब देख लिया। सो वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी हमारा। ओके। और हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जहाँ पे આપણો ધંધો આપણો, यस। એ અમે માનીએ છીએ. હા. સો આજે મારા નાના પણ છે તો એમનું સ્ટેશનરીનું બિઝનેસ હતું. સો હી ઓલ્સો બિલીવ્સ દેટ our business should be our business and it should not be invested by someone. Dependent on We went on Shark Tank and yeah, we got a deal. પણ એની પહેલાં અમે એવું નહોતા વિચારતા, અને અમને એવું જ હતું કે અમારા જે કેપિટલમાંથી જે રોલિંગમાંથી અમે ચલાવશું, ધીમે ધીમે ચલાવશું, પણ ચલાવશું, ઓર્ગેનિકલી ગ્રોથ હશું. કારણ કે જે લોકો ફંડિંગ લેતા હોય એ લોકો તમે જોશો કે ઘણા રેપિડ ગ્રોથ થઈ જતું હોય છે. પછી સસ્ટેન થાય છે કે નહીં ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પ્રોડક્ટ્સ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ નેચર. પણ અમારું કેવું કે રોલિંગમાંથી જ હતું. તો આજે 5,000 રૂપિયાની બકરો થયો, એમાંથી 2,000 કે 2,500 પ્રોફિટ છે, તો એ અમે બિઝનેસમાં જ નાખતા હતા. ઓકે, ગ્રેટ. અમારા ઉપર અમે બહુ ઓછું યુઝ કર્યું, અને એક એ જ રીઝન હતું. બહુ નાનું ઇન્સિડન્ટ શેર કરીશ તમારી સાથે. કોવિડ પહેલાંનો ટાઈમ હતો,
ત્યારે મમ્માએ મને બહુ પેમ્પર્ડ લાઈફ આપી હતી, બોર્ન વિથ અ સિલ્વર સ્પૂન ટાઈપ, કે મને મમ્માએ એટલી મહેનત કરી અને એના લીધે ગરમ ફૂલેલી રોટલી ટેબલ પર આવે તો જ હું બેસું જમવા. એન્ડ ધીઝ આર ઓલ સમ ઓફ ધ થિંગ્સ દેટ વર ધેર. અને ત્યારે માણસો હતા બનાવવા માટે, પણ કોવિડ પછી જ્યારે આ બિઝનેસ અમારું ડેટમાં ગયું ત્યારે રોજ સવારે બનેલી ઠંડી રોટલી ખાવી પડતી હતી. તો એ શિફ્ટ બહુ વહેલું જોઈ લીધું અને એમ ગ્લેડ કે એ શિફ્ટ જોઈ લીધું. હવે ઠંડી રોટલી જ ભાવે છે અને આજે બી બપોરે અમે લોકોએ બંને ઠંડી રોટલી જ ખાઈ, કારણ કે અમે અત્યારે શોપ પર જતા હોઈએ છીએ, ત્યાં ટિફિન આવે, તમને ભાવે છે. એન્ડ આ એક એન્ટરપ્રેન્યોર જેટલું જલ્દી રિયલાઇઝ કરી લે ને એટલું જલ્દી જે સુધરી શકે, કે આગળ આવી શકે, ઇમ્प्रूव થઈ શકે. तो जैसे आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कोई भी बिजनेस अगर बड़ा करना हो तो उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हाँ. तो जितना मुझे पता है कि सोहम का सबसे ज़्यादा फोकस है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करें, तो वो आपने कैसे सीखा, क्योंकि इतनी छोटी एज में आपने मतलब ये सब सीखा और इतना एक्सपांड कर दिया बिजनेस, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं. तो उसके पीछे का क्या रीज़न था? सो एक्सपेंड के पीछे मम्मा का हाथ है टोटली. ओके. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं सिंपली साइलेंट का जो फेस यानी आपको जो दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, वो मैं संभालता था. जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, अब मम्मा ने कुछ भी बनाया तो मम्मा वुड बी लाइक કે આને તું કોઈ પ્લેટફોર્મ આપ મને, કે આજે મેં આ વસ્તુ બનાવી છે તો આને લોકો સુધી પહોંચા. તો કાં તો વોટ્સએપ સ્ટેટસમાં મૂકું, કાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂકું. તો એમાં હેશટેગ્સ થોડાક ક્યારેક ટ્રેન્ડિંગ યુઝ કરી લીધા, ક્યારેક પેડ પ્રમોશન સ્ટાર્ટિંગમાં રન કર્યું અવેરનેસ માટે. ત્યારે એવું નહોતું કે પેડ પ્રમોશન એ માનીને ચાલતા હતા કે વેચવું છે. હા, પણ પછી પેડ પ્રમોશન્સ બી કર્યા જેનાથી ઓર્ડર્સ આવ્યા, અને તમે માનશો નહીં કે 80% ઓર્ડર અમારા પેડ પ્રમોશન્સથી આવતા હતા શરૂઆતમાં, જે બહુ મોટી વાત હતી. અને સ્વિગી ઝોમેટો તો ત્યારે 1 મહિના સુધી અમે સ્ક્રીન ઉપર બેઠા રહ્યા હતા, સિંગલ ઓર્ડર નહોતો. 26 ઓગસ્ટે અમે લિસ્ટ થયા સ્વિગી પર ને 24 સપ્ટેમ્બર સુધી એક ઓર્ડર નહોતો. 25 સપ્ટેમ્બરે પહેલો ઓર્ડર આવ્યો ત્યારે અમે 2 જણા બહુ ખુશ થયા, કારણ કે એ ઓર્ડર બી 100 કે 120 રૂપિયાનો જ હતો, પણ કોઈએ ઓર્ડર કરવાની કષ્ટ લીધો, કોઈએ ઓર્ડર કર્યું. કેમ કે હું સ્વિગી તો જોતો તો એમાં ઉપર બધું દેખાતું એ જ તમે ઓર્ડર કરી લો. પણ આ તો પેલું ગોતીને એ ભૂલથી ગોતી લીધું હશે. સેલેડ કોઈએ સર્ચ કરવું સ્વિગી ઉપર એટલે બહુ મોટી વાત છે. એટલે તમે વિચારો કે અમદાવાદ કેટલું રિસ્ટ્રિક્ટિવ માર્કેટ છે. એટલે એક તો હતું, અને માર્કેટિંગમાં બીજું આઈ યુઝ ટુ ડુ વોટ્સએપમાં બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ, ઇનએક્ટિવ કસ્ટમરને એક્ટિવ કરવાનું. સ્વિગી ઝોમેટો પર થોડાક ડિસ્કાઉન્ટ્સ રન કર્યા શરૂઆતમાં, ક્યારેક તો બહુ હેફ્ટી બી રન કર્યા, પણ અમને ખબર હતી કે એનાથી બિઝનેસ આવવાનું છે. અમારું એક મમ્માની એક ટેક્ટિક હતી કે કોઈને બી કંઈ પણ ઓર્ડર મોકલીએ ને તો એક નાનકડી સરપ્રાઈઝ મોકલી દઈએ. ઓકે, હવે તમે મેજિક સેલેડ ઓર્ડર કર્યું છે, પણ એની સાથે મેં તમને નાનકડું પોર્શન ફ્રૂટનું મોકલજો. તમને કેવું લાગશે કે મેં તો સલાડ મંગાવ્યું હતું, તો મને આ એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા આવી, તો તમે ખુશ થશો. અને અમદાવાદના પબ્લિકનું માઇન્ડસેટ કેવું છે, કંઈક એક્સ્ટ્રા જોઈએ છે. ફ્રી યસ, 5000ની વસ્તુ પર મને 5 રૂપિયા ફ્રી મળતું હોય, પણ વધારે 5 રૂપિયાવાળી ફ્રી વસ્તુ. એટલે એ લોકોને ક્લિક થઈ ગયું, અને એના લીધે લોકો એક સરપ્રાઈઝ માટે બી ઇન્સેન્ટિવાઇઝ થતા હતા. ઘણીવાર પછી આગળ એવું થતા હતું કે અમે બધામાં સરપ્રાઈઝ નહોતા આપતા, લોકોને સમજાઈ ગયું કે ક્યારેક આવશે ક્યારેક નહીં આવે, એટલે એના માટે લકી થવું પડશે. એનાથી વધારે ક્યુરિયોસિટી પાછી વધે કે આવશે કે નહીં આવે. નહીં આવે. હા. અને બ્રાન્ડિંગની વાત કરીએ તો શાર્ક ટેન્ક બહુ જ મોટું બ્રાન્ડિંગ એક્સપિરિયન્સ હતું મારા માટે. અને અમે એવું કોઈ પ્રિપેર્ડ નહોતા, અમે મારી વેબસાઇટ કંઈ રેડી નહોતી રાખી. અમારી વેબસાઇટ 404 જતી રહી હતી 2 દિવસમાં. એટલે અમે એવું કંઈ પ્રિપેર્ડ, ટ્રાફિક વધી ગયો હતો. 89,000 લોકો એકસાથે જોતા હતા, અને એની જે અમે બનાવી તેની લેન્થ વોઝ 1 લાખ અલાઉડ, પણ એમાં કંઈક સર્વર એના લીધે વેન્ટ ડાઉન. તો એ એક હતું. અને બીજું કે અમે એવું કંઈ રેડી નહોતું રાખ્યું કે અમે શાર્ક ટેન્કમાં આવવાના છીએ, તો અમે બધું જ પ્રિપેર્ડ હતું. બસ વિચાર્યા હતા કે દિવસના 80 ઓર્ડર આવે તો 100 આવશે, 120 આવશે. ત્યારે ધાર્યું નહોતું કે 250-300 ઓર્ડર થઈ જશે. એવરી 10 મિનિટે કે એવરી અડધી કલાકે એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ખાલી થઈ જતું હતું. 10-10 કિલો મંગાવવું પડતું હતું. તો એ બહુ મોટી વાત હતી, પણ ટેકલ કર્યું એ ટાઈમ બી. આજે અમે આપણે જ્યાં બેઠા છે, મારી માસીનું ઘર છે, તો મારી માસી, માસા, મારા નાના નાની, એ જે ટેણીઓ છે કહાન, એ બી લાગેલો હતો સાથે સાથે. ઇટ વોઝ અ ટીમ એફર્ટ. અમે લોકોએ આખી ફેમિલીએ 7 જણાએ મળીને બધાએ ઓર્ડર્સ કાઢ્યા. મારા નાના ઓર્ડર લખે, નાની ઓર્ડર પેક કરે, અને મારી માસી ડ્રાઈવરનો ઓર્ડર આપે, હું ને મમ્મા 2 જણા બધું સંભાળીએ કે અંદર કઈ રીતે ચાલે છે. મલ્ટિપલ લોકો આવે, પાણી પીવડાવે બધાને, કારણ કે ડ્રાઈવરને અમારું એક હંમેશાનું એક એવું હતું કે અમે પાણી તો આપતા જ હતા. તો અમે પાણીનું ચાલુ રાખ્યું. ત્યારે ઠંડી પતવા આવી હતી, એટલે ગરમી આવવાની હતી, તો વી હેડ ટુ બી કેરફુલ કે લોકોને દરેક માણસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે બિઝનેસમાં. ફ્રોમ ધી
જે સેલ્સ વાળો માણસ હોય ત્યાંથી લઈને જે Yeah. લાસ્ટ માઇલ સુધીનો જે બી ઘણા person હોય, બધા લોકોની important થિયરીઝ કહે છે કન્ઝ્યુમર ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, કન્ઝ્યુમર ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ એમ્પ્લોય ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ Yes. બિકોઝ વન હેપી એમ્પ્લોય બ્રિંગ્સ 10 હેપી કસ્ટમર. Correct. એમ્પ્લોય જ ખુશ નહીં હોય તો કસ્ટમર ક્યાંથી આવશે? એમ્પ્લોય જ આપણી કંપનીનો ફેસ બનશે. Face બનશે. કેમ કે તમે તો બધી જગ્યાએ નહીં नहीं જઈ जै શકો. सकते, Obviously. एक्सपेंड कर सकते Yes. हैं. तो आप मुझे आपके जो मेन चैलेंजेस से क्या आप वो बता सकते हैं कि मेन 3 चैलेंज आप बताएं कि सबसे पहला तो एज अ बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, सेकंड एज अ मदर एंटरप्रेन्योर और फैमिली का भी ख्याल रखना. वैसे तो आपकी फैमिली बहुत ही Nuclear. हेल्पफुल है, जैसे आपने बताया कि सब हेल्प पे लग जाता है, बट फिर भी फैमिली का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और द थर्ड वन इज़ कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है और बिजनेस को और स्टडी को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो उसके बारे में बताइए. सो फर्स्ट चैलेंज इज लाइक कोविड के टाइम में हमने स्टार्ट किया था, हम्म. तो वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर नहीं मिल रहे थे, लोगों को भी डर लग रहा था बाहर निकलने से. सो वो मैन पावर का प्रॉब्लम था, और प्लस कस्टमर भी ऑर्डर नहीं कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे एक डर था लोगों में कि बाहर से आएगा तो हाँ. इन्फेक्शन ना हो जाए. सो वो सब चीज़ें थोड़ा हमने वो हमारे लिए चैलेंज था, पर जैसे जैसे कोविड कम होता गया वैसे वैसे वो कम होता गया और ऑर्डर्स आने लगे फ्लो में. दूसरा ये था कि कोई एक ऑर्डर करता है दिन का, एक ही दिन उनको चाहिए तो हम उसको डिलीवर करते थे. उसकी वजह से हम ही सफ़र होते थे, कस्टमर भी सफ़र होता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि हमारा डिलीवरी पार्टनर दूसरे दिन अगर उसने ऑर्डर भी नहीं किया तो वो वहाँ पर पहुँच जाता था, ओके. वेस्ट. तो वो खाना वेस्ट जाता था. हम बोलते थे डिलीवरी पार्टनर को तू खा ले ताकि बिगड़े नहीं, और एटलीस्ट हमारे भी डिलीवरी पार्टनर की हेल्थ बेटर हो. पर फिर भी वो एक मैनेजेबल नहीं था. पर मेरे एक फ्रेंड थे, फूड ग्रुप ही चलाते वो, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल स्टार्ट कीजिए जिसमें वीकली और मंथली होता है या तो 15 डेज वाला होता है. और उसमें एक तो क्या होगा कि आपका वो एक रेगुलरिटी आ जाएगा कि भी आपको भेजना ही है, आपको उनको भी नहीं पूछना है और आपको वो फ्लो में भेजना है. इन्वेंटरी भी आपकी हाँ. मैनेज कर सकते हो. दूसरा कस्टमर भी आपके साथ लॉयल रहेगा. और तीसरा ये था कि आप सब चीज़ें इजी वे में फ्लो होंगी. सो वही चीज़ को हमने स्टार्ट किया. दूसरा हमने क्या किया था, हमने हमारे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रखा था. अगर आप स्विगी जोमेटो में एक सलाद ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको 350-400 रुपये में पड़ता है. वही चीज़ को हमने 150 से स्टार्ट किया था. Okay. सो लोगों को क्या एक था कि वो एक बार नहीं मंगाए पर उसकी लाइफस्टाइल बना दे. हाँ. सो हैबिट हाँ, बननी चाहिए, वो मोस्ट Yes. इम्पोर्टेंट. हाँ. पॉकेट So, फ्रेंड. वो हमने अफोर्डेबल रखा था स्टार्टिंग में. और एज अ स्टूडेंट उसको क्या चैलेंजेस आए वही बताएगा. सो शुरुआत में जब था तो मेरी बोर्ड एग्ज़ाम थी तब 12th की, और साथ साथ ही ये फ्लो चल रहा था. सो एक चैलेंज यही होता है शुरुआत में कि आपको पढ़ाई और बिजनेस को बैलेंस करना पड़ता है. बट मम्मा का मुझे सपोर्ट था थ्रू आउट कि मतलब शी यूज टू टेल मी एवरी टाइम कि जो आवे तो सारू, नहीं तो कोई वांधो नहीं, कि एटलीस्ट पास हो उतने मार्क्स ले आना. सो ऑलवेज आई केप दैट माइंडसेट, और वही पास होने के माइंडसेट से कभी कभार 75%, 80% एवरेज आ जाते थे. दैट वॉज डिसेंट इनफ मार्क्स के हिसाब से. सो वो एक चैलेंज कभी कभार रहता था कि जो सब्जेक्ट में मैं थोड़ा वीक था उसमें मुझे ध्यान देना पड़ता था. और मैं ट्राई करता था कि जब एग्ज़ाम नियर हो तभी पढूं और पहले से ना पढूं इतना, और जितना क्लास में हो सके उतना ध्यान दूँ. क्योंकि हमेशा कैसा होता है कि हम लोग क्लास में वो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लिया वो, या फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. और अब कॉलेज में तो कैसा है कि आपको लैपटॉप और फ़ोन भी अलाउड है, तो कुछ प्रोफेसर को तो वो भी नहीं होता, वो अलाउ कर देते यूज़ करने. और ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना प्रोफेसर को समझ दूँ, प्रोफेसर किस तरीके से मेरे को मार्क्स देंगे वो समझ लूँ, तो वैसे करके मैं मार्क्स पे ज़्यादा ले आता हूँ. एंड फॉर मी एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर तब चैलेंज था, अब मैंने टैकल कर लिया. बट ऑल व्यूअर्स और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, जो भी अभी पढ़ रहे हैं, मार्क्स रियली डोंट मैटर. ये बोलना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पर आपके जो एस्पिरेशन है और आपके जो ड्रीम है वो ज़्यादा बड़ा पर्पज़ है. अब जब एक स्टेज पे आते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये बेटर है, वो बेटर नहीं है, और वो अगर नहीं होगा ना तो भी लाइफ उससे बड़ी है. चल सकता है. यस. तो वो अच्छा लगता है. और आई थिंक अगर मम्मा जैसे पेरेंट हर सबको मिल जाए तो मतलब बच्चे फेल ही होंगे, पर वो एक रिलैक्स्ड रहेंगे और एग्ज़ाम के पहले वो टेंशन नहीं आएगा. क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सुसाइड्स होती है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर. एंड बीइंग इन अ फैमिली जहाँ हमने देखा है कि ऐसा हुआ है,
तो होना चाहिए प्रेशर, पर नहीं है. सो आई एम हैप्पी एंड आई थिंक प्रेशर मत लो एग्जाम का. ये एक चैलेंज हो सकता है बट इट इज़ मैनेजेबल. मैनेजेबल. हाँ, उस उसके ऊपर मतलब आप पूरा डिपेंड मत हो जाओ, नहीं क्योंकि हो. फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप और रास्ते खुलेंगे या कि जिसमें आप जा सकते हो. लाइफ इज़ वेरी बिगर देन दैट. या बिगर देन मार्क्स. एग्जैक्टली. तो ओके, तो ये तो हुई चैलेंजेस की बात. तो मुझे आप थोड़ा फीडबैक्स के बारे में बताइए कि आपने सबसे पहले जो सॉलिड बनाया होगा और अभी जो आपका प्रोडक्ट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस आया ही होगा, जो हाँ. कि आप कस्टमर के फीडबैक्स और वो लेते होंगे. तो उसके लिए आप कौन सी प्रोसेस की या फिर क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो कि आप आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव कर सको और कि एक प्रॉपर लॉजिस्टिक चेन बन जाए कि इजीली आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो और कस्टमर तक पहुँच जाए. सो अभी पहले जो हमारा पहले दिन का जो सलाद बाउल था और जो आज का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि वो एक नॉर्मल हम घर से जो रेसिपी बनाते थे उससे हम बनाते थे, पर अब जब जैसे ही मेरे ऑर्डर बढ़ने लगे तो मुझे लगा नहीं, मुझे मेरा लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी हमसे. सो मैंने मुंबई से एक कोर्स किया culinary आर्ट्स का, जिसमें मैंने नॉट हेल्दी सैलेड का नहीं सीखा था, पर एवरीथिंग आई लर्न. वो थोड़ा एक एडवांस लेवल था, क्योंकि वो शेफ जो थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे. और उसके बाद मैंने वो सारी रेसिपी को हेल्दी वे में कन्वर्ट किया आगे. सो वही चीज़ होती है कि अगर आपको मतलब उसका एक चीज़ का शौक है, आपको अगर अच्छा खिलाना है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इनको ये खिलाना ही है, तो आप कुछ भी करके सीख के या कुछ भी अच्छा बना के दिल से वो आप पहुँचा ही दोगे उनका. Yes. दूसरा एक चीज़ मेरे साथ हुई थी वो कि एक रेस्टोरेंट ओनर मुझे मिले थे एक इवेंट में. तो उन्होंने मुझे बोला था कि कैसे चल रहा है आपका बिजनेस. मैंने बोला बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को तो 4.3 रेटिंग है स्विगी में और जोमेटो में. रेटिंग वेटिंग तो क्या है, धंधा कितना आ रहा है वो बोलो ना, मुझे ऐसा बोला. तब मुझे ये लगा कि शायद पता नहीं इन लोगों के लिए पैसा मैटर करता होगा, पर वहाँ पे मैंने वो नहीं किया. मैंने मेरे मन में ही वो सोचा कि नहीं, मेरे लिए रेटिंग मैटर करता है, बिजनेस मैटर नहीं करता है. तो आज तक हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. और आज भी हम लोग मतलब देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई भी कस्टमर का छोटा सा भी सजेशन आता है तो हम पॉजिटिवली उसको लेते हैं और उसको हम इम्प्रूवमेंट करते हैं. सो आज तक हमने क्या कमाया, पैसे तो ठीक है, पर रिव्यूज़ और ब्लेसिंग्स, वो जो कोविड के टाइम जो पेशेंट्स ने हमारा खाया और आज उनकी जान बच गई या वो ज़िंदा है, तो वो एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन था हमारा. वो थैंकफुल है कि यार आपने तब खिलाया जब मुझे ज़रूरत थी, और कोई मेरा हाथ, मेरे घर वाले भी कोविड में थे, वो लोग भी हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे मेरा, तब आपने खिलाया. आपने मिनिमम पैसे में हमें दिया, 80 रुपीज़ पर डिश हम तब चार्ज करते थे कोविड पेशेंट्स के लिए. तो खुश है वो लोग आज. जब भी आज हम बात होती है, मिलते हैं, तो दे आर ऑलवेज थैंकफुल कि यू सेव्ड आवर लाइव्स. तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर पाते हो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कि आपका एक वाय होना चाहिए कि क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बिकॉज रिलीजियसली अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं फैमिली में, वो लोग क्या बोलते हैं कि आशीर्वाद देते हैं हमें. तो बिजनेस में भी ये लोग ही बड़े लोग यही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. तो आज उसको आशीर्वाद देना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो वो मम्मा ने किया. पैसा तो सब कमाने के लिए, ब्लेसिंग कमाना हाँ, वो बहुत, ब्लेसिंग बहुत- और नाम करना वो बड़ी बात. आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपकी ब्लेसिंग हम पे. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस कि आज आप कभी ना कभी याद करोगे कि इनके साथ इंटरव्यू किया था and थोड़ा सा मज़ा आया था. Yes, yes, सो definitely. दैट्स अ थिंग कि आप, दैट्स अ गुड थिंग, पॉजिटिव. करेक्ट. तो आपने आपका नॉलेज तो डेफिनेटली शेयर कर दिया है हाँ. हमारे साथ, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के साथ आपके जो टेक अवेज और आपकी जो पूरी जर्नी रही थी उसमें से जो भी एडवाइस देना चाहते हो कि एज ए स्टूडेंट क्या ध्यान रखना चाहिए और एज अ बिजनेस पर्सन क्या ध्यान रखना चाहिए, तो She'll go first. वो यस डेफिनेटली, तो वो दो टेक अवेज वी कैन. एक तो पहला कि अगर बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा. तो शुरू में वो जो मतलब स्ट्रगल फेस है उसको फेस करना चाहिए. और अगर जैसे मुझे ही शुरू में दिन के 4-5 ऑर्डर आते थे और मेरे जो डिलीवरी पार्टनर थे रिक्शा वाले काका, वो मुझे बोलते थे कि ये 4-5 ऑर्डर में आपका क्या बचेगा, तो आप ये बिज़नेस कर रहे हो. तो तब अगर मैंने वो रिक्शा वाले काका का सुन के बिज़नेस बंद कर दिया होता तो आज यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं होते. सो एक तो हिम्मत मत हारो, वो लगे रहो, मुन्ना भाई की तरह लगे रहो. एक दिन एक ना एक दिन, लाइक बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, वही चीज़
फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स लिसनिंग मैं 2 एडवाइस दूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप एक बात समझ लो कि आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा और क्या प्रॉब्लम रेज कर सकता है। सो ऑलवेज डार्विन की जो थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गो बाय दैट। और ऐसे ही आप बिज़नेस को बढ़ाओ या काम करो कि आपका बिज़नेस कितना आगे आ सकता है। कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो तो डिस्ट्रॉय देम, डोंट इवन लेट देम एग्जिस्ट। बी वेरी अग्रेसिव व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, और वो जिस भी एरिया में खड़ा हो रहा है उस एरिया में अपनी डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कर दो। तो क्या होगा कि आप ये एक याद रखे जाओगे जितने बाई सैलरी, बिकॉज वी व्हेन वी आर एंटरिंग इन अ मार्केट जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे बहुत कम प्लेयर है, वी वांट टू बी द किंग। सो दैट इज़ वन। सेकेंडली पॉजिटिव रहो, क्योंकि हमें कभी कभार ऑर्डर्स आते थे और कभी कभार दूसरे दिन नहीं आते थे, तो हमें ऐसा ही लगता था कि कल सुबह तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सो यही था कि कल सुबह ऑर्डर ना आए तो नेगेटिव नहीं होना है। कभी कभार मैं होता था तो मम्मा संभाल लेती थी, कभी कभार मम्मा होते थे तो मम्मा मुझे संभाल लेती थी। तो वैसे हम दोनों ने मिल के किया, और आई जस्ट वॉन्ट के कुछ करते रहो मार्केटिंग रिलेटेड, जिससे आपका ऑर्डर्स बढ़े, जो मैंने किया, और उससे आपके पॉजिटिविटी भी रहेगी और ऑर्डर्स भी आएंगे। तो फिर आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी शार्क टैंक से भी इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, तो आप क्या देख रहे हो कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप कितना एक्सपेंड करना चाहते हो? पहले तो डेफिनेटली हम अहमदाबाद का मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम्म, जो एरिया में हमारा डिलीवरी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे हम हमारा डिलीवरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम्म, और उसके बाद हम जो भी सिटी में जाएंगे हमारा खुद का ब्रांच होगा ओके। शुरू में, फर्स्ट 1-2। जब तक वो लेवल पर हम नहीं आ जाते तब तक हम कोई फ्रेंचाइजी कुछ भी हम अभी सोच नहीं रहे हैं। हम्म, हम हमारा ही बिजनेस करेंगे। ओके। इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे, इसमें कुछ जो लोगों को पसंद है ऐसे चेंजेस करेंगे। तो फिर जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों शार्क्स हैं, तो उनसे आपको कोई ऐसी स्पेशल एडवाइस मिली है कि आप फ्यूचर एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो? यस डेफिनेटली, उन्होंने जो ये एडवाइस दी है हम्म, वही एडवाइस के हिसाब से हम आपको आंसर दे रहे हैं। क्योंकि Okay. उन्होंने यही बोला है कि जब तक आपका बिजनेस ये लेवल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक आप फ्रेंचाइजी नहीं सोच सकते हो। क्योंकि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट फ्रेंचाइजी आपको सामने वाले का वो चीज़ ध्यान में रखना है कि वो लॉस ना करे। यस, तो अगर आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? करेक्ट। और आजकल मार्केट में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो फ्रेंचाइजी दे देते हैं और फिर बिजनेस नहीं आता है और बड़े बड़े कमिटमेंट्स दे देते हैं। सो एज ए बीइंग गुजराती आपको पता है कि गुजराती होता है वो जवान का पक्का होता है, तो वहाँ पे कुछ भी कमिटमेंट गलत नहीं पड़ना चाहिए हमारा। हम जब भी आगे जाएंगे तो हम उनको भी बेनिफिट हो ऐसा ही करेंगे, उसके लिए इट विल टेक मोर टाइम। ओके। एंड एक फ्यूचर मुझे जो लगता है वो है कि हमारा मुरमुरा है, और ऐसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ड्राई स्नैक्स में आते हैं। मे बी वील ओपन अप न्यू ब्रांड विच इज़ अंडर सिंपली सैलेड, या हम इसको ही अमेज़ॉन और D2C में सेल करेंगे। D2C इज़ वेरी अनटच्ड फॉर अस, हम सीख रहे हैं, हम अभी D2C मीट्स में जा रहे हैं। वहाँ जो D2C के जो जिन्होंने क्रैक कर लिया है उनसे मिल रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज दे सके। एंड हम ट्राई करें कि जितना हम हो सके उतना सीखें और D2C के अंदर हम जाए, और ये जो फरसान वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम सेल करें। क्योंकि मुरमुरा है भाई, मुरमुर कि आपने हिंदी सीरियल में देखा होगा कि, या हिंदी मूवीज़ में, कि हमेशा जो गुजराती टेबल होते हैं उसमें खमण, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी तो होता है, और जो हमारा ओरिजिनल है मुरमुरा, ममरा, वो कभी नहीं होता है। हाँ। तो वो एक अनसंग चीज़ है जिसको आना चाहिए, और हम उसको ही ज़्यादा खाते हैं। जब भेल खाना हो तो उसको खाते हैं, जब तबीयत ख़राब है तो हल्दी वाला वही खाते सभी हैं। चीज़ में वो तो होता ही है। मुरमुरा तो हमारे घर में सबके घर में होगा, हम्म, एंड आई थिंक हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी है काफ़ी ब्रांड का। यू वांट कि हम उसमें अपना कुछ करें। डेफिनेटली। और D2C के जो किंग है Yes. वो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टर है ही, तो Yes. आपको D2C का बहुत कुछ बहुत help insights मिलेगी, उनसे yes. मिलेगा। और तो हम उनसे अभी मिलने वाले हैं, तो हम उससे पहले हम इस पार्ट पे स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हम स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर हम उनको रिपोर्ट दिखाएं कि हम ऐसे करना चाहते हैं, Okay. तो वो हमें गाइड करेंगे कि इसमें आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज बोट को उन्होंने आज इंडिया का मोस्ट ऑडियो जो वेरेबल ब्रांड है, Selling सेलिंग product, प्रोडक्ट बनाया, नंबर 1 है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल वो ईयरपॉड्स Yeah. फॉर 1000 रुपीज़, 999, जो आज एप्पल अराउंड 24-25,000 में दे रहा है। सो आई डोंट नो हाउ ही इज़ क्रैकिंग इट, बट डेफिनेटली ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड विनीता। करेक्ट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके कि एक गुजराती फैमिली जो है वो ऐसे बिजनेस के पीछे लग जाती है, क्योंकि डेफिनेटली गुजराती का माइंडसेट जो होता है वो बिजनेस वाला होता ही है।
बट ऐसे पूरी फैमिली मिलके एक बिजनेस को खड़ा करे वो बहुत बड़ी बात है। तो वो सब जान के बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड वन स्पेशल मेंशन टू यू दैट यू अग्रीड, काफ़ी लेट भी हो गया था It's fine. बट वी आर ग्रेटफुल कि आपके जैसे लोग हैं जो समझते हैं एंड डू check out all his videos because he's doing amazing work. I've seen some of them, so great. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।